दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जो रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से कम नहीं आंका जाता है, लेकिन इन्हीं दोस्ती के बीच कुछ ऐसे चीज़ पनप पड़ते हैं जिसकी वजह से दरार आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं दरार आने की वजह से उनका पूरा का पूरा जो परिवार होता है तहस महस होना शुरू हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया। दो दोस्त होते, काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं जिनकी वजह से उसमें एक दोस्त इस दुनिया को काफ़ी बेरहम तरीके से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो हुआ वह एकदम सही हुआ। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके, क्योंकि यह वीडियो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश और ठीक उसी का महासमुंद जिला पड़ता है, उसी के करीब पिथौरा थाना पड़ता है और ठीक उसी के करीब किशनपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 9 सितंबर 2019 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम होता है। तो किशनपुर गांव के करीब एक गांव होता है रामपुर, उसी गांव के रहने वाले होते हैं तीरथ धाम। अब तीरथ धाम उसी समय अपने खेतों की रखवाली के लिए मौके पर निकल जाते हैं और जैसे 7 बजे के आसपास टाइम होता है तो अपने खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। अब तीरथ धाम देखते हैं उनके खेत में कुछ जो फसलें होती हैं वह गिरी हुई पड़ी होती है। उनको काफ़ी आशंकाएँ होती हैं कि हो सकता है फसल में कोई जानवर घुस गया हो, और इसी सोच में वहाँ उसी फसल में घुस पड़ते हैं। लेकिन जब तीरथ धाम घुसते हैं तो वहाँ एक मेड़ होता है, उसी मेड़ के साइड में कुछ फसलें गिरी हुई पड़ी होती हैं। लेकिन जैसे उनकी नज़र फसलों के बीच पहुँचता है, देख कर एकदम उनकी आँखें चौधिया की चौधिया आ जाती है, क्योंकि उसी के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। और देख कर डेड बॉडी अपनी गांव की तरफ तीरथ धाम भागना शुरू कर देते हैं। गांव के प्रधान होते हैं, यहाँ तक गांव के कोटेदार भी होते हैं। यह बात सुनने के बाद सभी लोग गांव के वहाँ उसी खेत की तरफ भागते हैं। सभी लोग नज़ारे को देखकर काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ के जो चौकीदार होते हैं उस गांव के अपने नज़दीकी पुलिस थाने पिथौरा में फ़ोन कर देते हैं। और वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं दीपेश जायसवाल। जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही इस मामले को काफ़ी गंभीर से लेते हैं। अपने जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं सबके पास सूचना भिजवा देते हैं। वहाँ की फोरेंसिक जो टीम होती है उनके अंडर में उनको भी सूचना दिलवा देते हैं, और साथ में कुछ डॉग स्क्वाड की टीम भी होती है। तुरंत ही उसी घटनास्थल के लिए उनको जाने के लिए सूचना दे देते हैं। इधर दीपेश जायसवाल अपनी जिप से निकालते हैं, साथ में उनके साथ कुछ सिपाही होते हैं। तुरंत ही उसी समय रामपुर के गांव के करीब पहुंचते हैं। देखते गांव के बाहर ग्रामीणों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। वह देखते समझ जाते कि यहीं पर हमें सूचना मिली हुई है। तुरंत ही उसी भीड़ के करीब पहुंचे, लेकिन भीड़ जैसे इधर दीपेश जायसवाल जो थाना प्रभारी है तो हैं उनकी जिप्सी देखते तो अपने आप वहाँ से छटना शुरू हो जाते हैं। तुरंत ही दीपेश जायसवाल अपने सिपाहियों के साथ उसी घटना पर पहुंचते हैं जहां पर एक मृत व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई थी। और डेड बॉडी को वहां पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वहां चेक करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं डेड बॉडी पर कोई गहरे घाव नहीं होते, ना कहीं कोई लहूलुहान की अवस्था दिखाई देती है, लेकिन गले पर एक कसे हुए का निशान ज़रूर होता है, काला पड़ सा गया होता है। और जैसे ही शरीर को चेक करना शुरू कर देते हैं, उस बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं उस बॉडी पर काफ़ी चोट के निशान होते हैं। तुरंत थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ काफ़ी मार पिटाई के साथ और काफ़ी ज़बरदस्ती कर इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन जब उस घटनास्थल का मंजर देखते हैं वह समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को मारा कहीं और गया है, लाके डम यहाँ कर दिया गया है। वहाँ पर दीपेश जायसवाल वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सबका चेहरा लखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और उसी समय वहाँ थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल के सामने कह बैठता कि साहब हम तो इस व्यक्ति को जानते हैं, या तो किशनपुर का रहने वाला है, कन्हैया यादव का बेटा दुर्गेश उर्फ पुस्तक, जिसकी उम्र यही 25 से 26 साल है। और जैसे थाना प्रभारी उधर दीपेश जायसवाल उस व्यक्ति के द्वारा
पता पाते हैं कि यह व्यक्ति इसी किशनपुर गांव का रहने वाला है, तुरंत ही उसी समय अब दुर्गेश के जो पिता होते हैं कन्हैया यादव को खबर भेजवा देते हैं। कन्हैया यादव को जैसे ही किसी के थ्रू खबर लगता है, तुरंत ही अपने जितने भी हित व्यवहारी होते हैं सबको इकट्ठा करने के बाद उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते कि सही में वहाँ काफ़ी ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। भीड़ अपने आप तो छट जाती है उनको देखकर, और वहीं दहाड़े मारकर कन्हैया यादव अपने परिवार सहित अपने बेटे उधर दुर्गेश को देखकर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। उनके परिवार वाले सदस्य भी होते हैं वहीं चीख चिल्ला रहे होते हैं। और दुर्गेश की पत्नी आती है जिसका नाम होता है नीता जो होती है वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। अपने पति का काफ़ी तरह तरह के नाम लेकर चिल्ला भी रही होती है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी मंजर देखकर दहल से जाते हैं। अब थाना प्रभारी उस बूढ़ी का अच्छा से पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद इधर जो होते हैं दुर्गेश के पिता कन्हैया यादव से पूछताछ करते हैं। उनसे कहने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया। अब कन्हैया यादव कह देते हैं, साहब 7 सितंबर 2019 के वही शाम के टाइम होता, उसी बीच हमारा जो बेटा होता इधर दुर्गेश अपने घर से एक मोबाइल पर कॉल पे बात करते हुए मौके पर कहीं जा रहा होता। तभी उसकी पत्नी कह देती है, कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन उधर दुर्गेश कह देता है कि हम कुछ अर्जेंट काम आना पड़ा है, इसी गांव के बाहर जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। उसकी पत्नी ज्योति कहती ठीक है, तुम जल्दी चले जाओ, रात होने वाली है, वापस आ जाना। लेकिन दुर्गेश वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे का वक्त बीत जाता है लेकिन दुर्गेश लौट के अपने घर वापस नहीं आता। हम दुर्गेश की काफ़ी तलाशी करते हैं लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन दुर्गेश का एक अपना करीबी दोस्त होता है मानहरण जो होता है उसी के ही एकदम हितैषी होता है, हमारे गांव के दूसरे छोर पर रहता है। मानहरण के पास जाते तो वहाँ भी कहता है कि उससे हमसे लगभग 1 हफ्ते से आज तक मुलाकात नहीं हुई है और ना उससे कभी फ़ोन पे बातें हुई है, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन काफ़ी जो होता है अपने बेटे दुर्गेश के दोस्तों से पूछताछ करते हैं लेकिन तब भी कहीं उसका अता पता नहीं चलता। कल का यानी कि 8 सितंबर का पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कहीं भी हमारे बेटे का अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता उसी बीच गांव के द्वारा हमें यह खबर लगी। वहाँ थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल जैसे इधर अब जो होते हैं कन्हैया यादव की बात सुनने के बाद उनके ही तहरीर पर इधर जो होता है नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस की टीम। और इधर दुर्गेश के बॉडी को अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम उसी दिन इस केस का खुलासा करने के लिए जो होती है लक्ष्य जाती है। वहाँ पर काफ़ी फोरेंसिक टीमें आती हैं, सभी लोग साथ जुटाते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम आती है लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर जो होती है। डॉग स्क्वाड की टीम में जो कुतिया होती है खोजी कुतिया वह दौड़ाई जाती है लेकिन खोजी कुतिया को कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कोई अपराधी पकड़ा जाए। वहाँ से पुलिस की टीम अपनी जांच पड़ताल करने के बाद अपने थाने लौटाती है और इसी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है 2 टीमों का गठन कर लेती है। दोनों टीमें जो होते हैं उसमें कुछ खबरी होते हैं, खबरी अपने काम पे लगने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और दुर्गेश के गांव में पहुंच जाते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं लेकिन उधर दुर्गेश के कुछ हितैषी होते हैं जो खबरी के सामने एक चौंकाने वाली बात रख देते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब दुर्गेश जो होता है इधर मनहरण का काफ़ी गहरा दोस्त होता है लेकिन दुर्गेश का मनहरण के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। और वही व्यक्ति कह देता है कि साहब हमने शाम के टाइम यहाँ तक कि गांव का रहने वाला मानहरण और मानहरण के ही करीब का इलाके का रहने वाला होता है सूरज और दुर्गेश का काफ़ी गहरा दोस्त होता है। तीनों मिलकर गांव के बाहर एक चौतरा होता है, उसी चौतरे पर बैठकर तीनों मिलकर शराब के पैक लगा रहे थे। और जैसे यह बात खबरी को पता चलता, खबरी चीज़ की सूचना आकर थाना प्रभारी इधर जो होते हैं दीपेश जायसवाल को देते हैं। दीपेश जायसवाल जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही एक्शन में आ जाते, पूरा माजरा समझ जाते हैं। समझने के बाद उनको टाइम नहीं लगता कि आखिर इस मामले का रहस्य क्या हो सकता है। पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है कि रहस्य का कारण क्या है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन पुलिस के पास जो सबसे बड़ा सबूत होता है वह सबूत होता है उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए शाम के टाइम में सूरज और मनहरण का नाम। पुलिस तुरंत जाती है, उसी समय सूरज को अपने कटरे में लेते हैं, उसे तुरंत अपने सामने जब लाती है और पूछताछ शुरू कर देती है तो सूरज जैसे पुलिस को देखता है, सूरज की जो उम्र होती है वह 19 साल होता है। और जैसे सूरज पुलिस को देखता तो थर थर काँपना शुरू कर देता है। काँपने के बाद पुलिस के सामने कह देता कि साहब सही है कि हम शाम के टाइम अपने ही देश दुर्गेश के साथ और साथ में मनहरण के साथ बैठकर गांव के बाहर शराब के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां हम काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में हो गए थे, वहां से चले आते हैं।
लेकिन उसका जो अपना दोस्त होता मानहरण उसी के साथ होता। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि मानहरण ने यह सब कारा कारनामा किया होगा। पुलिस की एक टीम जाती है मानहरण को उसके घर से गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पता चलता मानहरण होता है अपने घर पर नहीं होता। पुलिस पूरा मामला समझ जाती है और पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर इधर मानहरण के ऊपर टिक जाता है। मानहरण की उम्र होता है वही लगभग 27 साल के आसपास होता है। पुलिस तुरंत जाती है मानहरण की तलाशी करने के लिए खबरें लगा देती है और लगभग शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में लगभग रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच कुछ खबरों को पता चलता है मानहरण जो होता है गांव के बाहर एक टिब्बेल है वहीं जाकर छुपा हुआ है। और खबरी जैसे ही पता पाते इस चीज़ की खबर आकर इधर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को देते हैं। अपनी टीमों को गठन करते हैं, तुरंत ही उसी टेबल पर छापा मरवा देते हैं। वहीं पर सही में इधर मानहरण मिल जाता है। पुलिस की टीम उसको अपने कटवे में लेती है, लेने के बाद थाने ले आती है। जैसे पिथौरा थाने में ले आती है मानहरण अपने ही सामने सूरज को पा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ लेता है कि वह काफ़ी डरा हुआ है। मानहरण तुरंत ही समझ जाता है पुलिस के सामने सूरज ने लग रहा है पूरी सच्चाई रख दी है। इसीलिए पुलिस के सामने बिना किसी देरी के मानहरण पुलिस के सामने एक एक बात रखना शुरू कर देता है। और पुस्तक के बारे में, जो हत्या के बारे में जो सच्चाई निकाल के लाता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा दहल सा जाता है। इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है महासमुंद, उसी के करीब पिथौरा एक कस्बा पड़ता है और ठीक उसी के पास किशनपुर गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं कन्हैया यादव, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो इकलौता बेटा होता है वह बेटा होता है दुर्गेश उर्फ पुस्तक। दुर्गेश उर्फ पुस्तक जो होता है उनका इकलौता बेटा होने के नाते उनके घर की जिम्मेदारी ज़्यादातर दूसरी दुर्गेश के ऊपर रहता था। इसी बीच कन्हैया लाल जब सोचते हैं कि दुर्गेश अपने घर की जिम्मेदारी में पूरी तरह से उलझ सा गया है, पूरी तरह से सीख सा गया है, इसीलिए कन्हैया लाल अपनी जो बेटा होता है इधर दुर्गेश की शादी आज से लगभग 3 साल पहले करवा देते हैं। शादी होने के बाद अपनी ज़िंदगी इधर जो होता है दुर्गेश अपनी पत्नी के साथ जीना शुरू कर देता है। वक्त बीतना शुरू हो जाता है, समय बहुत तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन इसी बीच दुर्गेश का ही गाँव का दूसरे छोर पर रहने वाला होता है मानहरण। मानहरणों का जो होता है उसका काफ़ी करीबी दोस्त होता है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि उनकी दोस्ती के जो चर्चे होते हैं गाँव में सभी लोगों की जुबान पर होते हैं। दुर्गेश और मानहरण की दोस्ती के चर्चे इस तरह गूंज गए होते हैं कि उसके जो पिता होते हैं दुर्गेश और साथ मानहरण को दोनों को भाई समझते थे। इधर इनकी ज़िंदगी दोस्ती की बदौलत चलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है, लेकिन ठीक घटना से मात्र 6 महीने पहले मानहरण की जो शादी होती है, काल्पनिक नाम होता है आरती। आरती जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। इधर मानहरण जो होता है आरती को ले आता अपने घर में अच्छे तरीके से रखना शुरू कर देता। वक्त जो होता है इनका दोनों दोस्तों का आपस में बीतने लगता है। तभी घटना से मात्र 5 महीने पहले इधर एक दिन दुर्गेश को कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है। वह सोचता पिथौरा में चला जाए, वहाँ अपने एक गाड़ी का जो नंबर होता है उसको सही करवाना है, इसीलिए वहाँ आरटीओ के ऑफिस वाले से व्यक्ति से मिलना है। और वहीं आरटीओ ऑफिस जाने के लिए तैयारी करता, तभी उसको ध्यान आता है क्यों ना चले अपने दोस्त मानहरण को अपने साथ लिया जाए। और उसी बीच मानहरण के घर पहुंच जाता है और देखता है मानहरण तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उधर आरती उसी समय अपने ही वॉशरूम से नहाकर निकल रही होती है, किचन की तरफ जाने लगती है। तभी आरती की जो नज़र होता है वह जाकर दुर्गेश के ऊपर टिक जाता है, लेकिन जैसे दुर्गेश को देखती है तुरंत ही हंस पड़ती, खिलखिला पड़ती, कहने लग जाती है कि आप यहाँ कैसे भाई। वह कहने लग जाता है कि आज हमें काफ़ी अर्जेंट आन कान पड़ा है, लेकिन दुर्गेश की जो नज़र होता है जैसे ही आरती के ऊपर पड़ता है देखकर उसके एक ही नज़र में उसके चेहरे का दीवाना हो जाता है और वहीं टकाटक लखना शुरू कर देता है। लेकिन इधर आरती अपनी बातों में खोई सी रहती है, उसे हर बार पूछना शुरू कर देती है क्या काम है। वह कहने लग जाते हैं कि हमें जो है अपने दोस्त मानहरण से कुछ काम आन पड़ा है, लेकिन आरती उसकी नज़र को पकड़ लेती है कि आखिर दुर्गेश की नीयत क्या है। लेकिन आरती जाकर उससे कुछ बातें करती है, उसी समय कहने लग जाती तुम यहीं पे बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। आरती अपने किचन में जाती है, वहाँ चाय पानी की व्यवस्था करती है और चाय बनाकर इधर दुर्गेश के पास लाती है। दुर्गेश बैठकर चाय पीना शुरू कर देता है, लेकिन आरती जैसे दुर्गेश की नज़र देखती कहने लग जाती है आखिर हमारे अंदर कुछ है क्या, तुमको क्या दिख रहा है। दुर्गेश कहने लग जाता कि भाभी आप इतनी खूबसूरत है ना कि आपके ऊपर जिसकी भी नज़र पड़ेगी आपकी नज़र तो हटना उसका एक स्वाभाविक कारण बन जाएगा। और जैसे आरती उस बात को दुर्गेश के द्वारा सुनती है एक बार फिर हंस पड़ती हैं। इधर दुर्गेश समझ जाता है कि यह लग रहा है भाभी हमारे ऊपर भी अब फिदा सी हो रही हैं। दुर्गेश काफ़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, आरती जो होती है उसकी बातें सुनते चली जाती है, हर बार मुस्कुरा सी पड़ती हैं। वह सोचती है क्यों ना हमारा देवर है, मजाक का तो हक बनता है।
और इसी बीच बातें करते करते जब काफ़ी तारीफ़ कर देता है, आरती कह जाती है कि हम तो इतनी खूबसूरत है नहीं, तो जो इतनी तारीफ़ करते हो, तुम्हारे भैया तो हमारी काफ़ी तारीफ़ नहीं करते हैं। लेकिन इधर दुर्गेश जो होता है आरती की तारीफ़ करते हुए चला जाता है। जब काफ़ी इधर हंसते हंसते आरती काफ़ी एकदम सुनसान सी हो जाती है, तभी वो अपने पति के पास जाती है, मानहर को जगाती है। मानहर जैसे पाता है कि हमारा दोस्त होता है इस समय हमारे घर पर आया है, तुरंत ही उठ के नींद की अवस्था अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। कहने लग जाता है कि हम काफ़ी गहरे नींद में सो रहे थे। और वह पहुंच जाता अपने दोस्त को, कहने लग जाता क्या काम हुआ। कह देता है दुर्गेश कि हमें इस समय RTO ऑफिस चलना पिथौरा में है। तुरंत ही वह तैयार हो जाता है, उसके साथ निकल जाता है। निकलने के बाद इधर जो होता है मानहर अपने घर चलाता है, लेकिन उधर दुर्गेश अपने घर जाकर रात के वक्त जब सोने लगता है तो उसी के सपने और उसी की भाभी जो होती है इधर दोस्त की जो पत्नी होती है आरती के सपने गूंजना शुरू हो जाते हैं। उसके चेहरे के सामने आरती का चेहरा हर बार आता है, उसके ख्यालों में से खो जाता है, लेकिन सोचने लगता है अब दोबारा मुलाकात कैसे होगी। दूसरे दिन का वक्त होता है, जैसे उसको मौका मिलता तुरंत ही अपने दोस्त मानहर के घर पहुंच जाता, उससे कुछ बातें करता है, लेकिन अपने दोस्त से मौका निकाल कर उसके पत्नी के पास जाता और भाभी भाभी कहकर हंसी मजाक करना शुरू कर देता। लेकिन इधर जो होता है दोनों के बीच हंसी मजाक चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर आरती भी अब इधर जाकर दुर्गेश से हंसी मजाक करने लगती है। लेकिन इधर इसके मन में एक वो बैठ जाता है कि चलो अब हमारी भाभी हमें चाहना शुरू कर दी हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता दुर्गेश को तो अपने घर दोस्त के मानहर के घर पहुंच जाता और मौके पर मुलाकात भी कर लेता। अब धीरे धीरे इश्क में जो होता है इस तरह दुर्गेश पागल हो जाता है कि अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार भी रहता है। तभी घटना से मात्र 1 महीने पहले मानहर के घर पहुंच जाता, देखता मानहर तो अपने घर पर नहीं है, लेकिन उस समय आरती अपने घर पर होती है और उसी के पास जाता, खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि आज हमारा सर बहुत देर दर्द कर रहा है। आरती कह देती है तो हमारे पास दवाई है क्या। वह कह देता हाँ आपके पास, आपके हाथों में वो दवाई है जो किसी के पास नहीं है। आरती कह देती है आखिर क्या है। वह कह देता है कि आप एक चाय पिला दीजिए, हमारी सारे दूर हो जाएंगे। यह बात जैसे आरती सुनती उस समय खिलखिला पड़ती है और जाती है अपने किचन में चाय बना के लाती है, पिला देती है। तुरंत ही हंस पड़ता, कहने लग जाता हमारे सारे दुख दूर हो गए क्योंकि तुम्हारे हाथों में कोई ना कोई जादू है। इतनी सारी तारीफ सुनकर आरती वहाँ फिर मुस्कुरा पड़ती है। अब इधर दुर्गेश समझ जाता है कि पूरी तरह से हमारे अंदर से आ गई है। अब इतनी तारीफ करता है कि फिर आरती जो होती है उसकी निगाह को भांप लेती है। लेकिन आरती जैसे किचन की तरफ बढ़ती है तो दुर्गेश उठता है। उठने के बाद जाकर उसका हाथ पकड़ लेता और किचन की तरफ खींचना शुरू कर देता है। और जैसे हाथ पकड़ता है उसी बीच आरती कह देती है कि देवर जी आप यह क्या कर रहे हैं, यह गलत है, यह नहीं हो सकता, आप तो पति का दोस्त है। और जैसे इस तरह की बात दुर्गेश सुनता तुरंत कहने लग जाता है दोस्ती में यह सब चलता है। लेकिन उसी बीच इधर आरती काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा के बीच तुरंत ही डांट डपाट शुरू कर देती है। और दुर्गेश जैसे ही आरती की बात सुनता है अचंभा से रह जाता है। उसी भी उसका जो पति होता है मानहर आ जाता है। मानहर उसी समय अपनी नज़रें फेर देता, उसको लगने लगता है ताकि यह लगे दोस्त को हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन इधर जैसे दुर्गेश अपने दोस्त को देखता मानहर को तुरंत ही वहाँ से निकल सा जाता है। लेकिन जैसे आरती देखती जाकर अपने पति के पास खड़ी हो जाती है, गले से लग जाती, कहने लग जाती है तो आज तो हमारे साथ तुम्हारा दोस्त अनर्थ करने वाला होता है। वह कह देता हमें पता है कि आज दुर्गेश क्या करने वाला है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इधर आरती सुनते अपने पति की बात उसकी हिम्मत और जाग जाती, कहने लग जाती है कि यह काफ़ी बुरा आदमी है। इसका जो बड़ा भाई होता है एक मर्डरिस्ट है, काफ़ी बार जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और जैसे इस बात को मानहर सुनता कहने लग जाता है कि इसको तो हम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन इसी बीच आरती कह देती कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जिससे हमारी बदनामी, हमारी ज़िंदगी अभी तो नई नहीं बनी है, इसलिए तुम इसकी भाई की तरफ मत बन जाना। लेकिन इधर मानहर जो होता है अपनी पत्नी की बात मान लेता, कहने लग जाता है कि ऐसा कोई बात, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। शाम का टाइम हो जाता है, मानहर अपने घर जाता है। जाने के बाद लगभग 1 महीने का जो वक्त होता है इन दोनों के बीच, दरारे के बीच कैसे न तैसे कट जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन रात के वक्त मानहर सो रहा होता है, उसी बीच उसके सपने में अचंभव वाली बातें, कुछ देपेश और उसकी पत्नी की अनहोनी वाली बातें आ जाती हैं। और इसी तरह उसके मन में शंका कर जाता है और उसी समय फैसला ले लेता है, लग रहा किसी दिन हमारी पत्नी के साथ दुर्गेश कुछ ना कुछ हद तो पार करेगा। और उसी बीच फैसला ले लेता है अगर यह हद पार करे इससे बढ़िया क्यों ना इसको हम इसी ज़माने और इसी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। तभी अपने दिमाग में एक प्लान बनाता, उसी प्लान के तहत होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काफ़ी हथकंडे बनाना शुरू कर देता। तभी 7 सितंबर 2019 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। इधर जो होता है मानहर दुर्गेश के घर जाता है, उससे कुछ मीठी मीठी बातें करता है। लोगों को लगता है या तो रोज़ का इनका दिनचर्या ही होता है। इधर मानहर दुर्गेश को अपने साथ लेता है और कहने लग जाता है कि आज हमने यार तुम्हारे लिए देसी माल बनवाया है। यह बात जैसे सुनता है दुर्गेश समझ जाता है कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है। वह समझ जाता है कि हमारे लिए काफ़ी सारे पैक की व्यवस्था है। उसी वक्त जो था दुर्गेश
को अपने साथ मानहर लेता है। लेने के बाद अपने गांव से बाहर रामपुर के गांव के करीब पहुंच जाता है और वहां पर एक नाला होता, सकरा नाला होता, उसी के पास जैसे पहुंचता उसी बीच वहां सूरज पहुंच जाता है, जो साइकिल लेकर हो पहले से खड़ा होता है। और यहीं पर जैसे मानहर सूरज को देखता है उसी समय जाकर दोनों के पास खड़ा हो जाता है और तीनों मिलकर वहीं पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैक होता है वह सूरज और साथ में दुर्गेश लगा लेते हैं। मानहर अपने होशावास में इन दोनों को शराब पिलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच सूरज जो होता है वह काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे चलने की कोशिश करता है तो रास्ते में गिरना शुरू हो जाता है। मानहर जैसे देखता है कहने लग जाता है कि तुम चले जाओ, अपने घर पहुंच जाओ। तो सूरज अपना साइकिल लेता है, लेने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने गांव की तरफ निकल जाता है। लेकिन इधर जो होता है दुर्गेश काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है, उसको होश तेज नहीं रहता है। कुछ वक्त बीतता है, लेकिन जैसे ही दुर्गेश को होश आता तुरंत ही उठ खड़ा होता, जाने के लिए निकलता। उसी बीच मानहर उसको पकड़ लेता, कहने लग जाता है कि आप तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हारी ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ जैसी बात दुर्गेश मानहर के द्वारा सुनता एकदम सनस रह जाता, कहने लग जाता है क्या बात है, तो हमसे लग रहा काफ़ी खफा से हो। लेकिन उसी बीच मानहर कह देता है कि तुमने हमारे साथ जो गलत किया ना उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी दोस्ती के साथ तुमने विश्वासघात किया, हमारी पत्नी आरती का तुमने हाथ पकड़कर बहुत गलत किया। तुम सोचते हो जैसे हमारे भाई ने किया वैसी अपनी रंगदारी इस इलाके में दिखाएंगे, लेकिन यह कतई हो नहीं सकते। और जैसे यह बात दुर्गेश सुनता उसे समस्या न रह जाता है, कहने लग जाता है कि दोस्ती में ये सब छोटी मोटी बातें चलता रहता है। मानहर जैसे यह सुनता कहने लग जाता है ऐसा कुछ नहीं है। और इसी बात को लेकर उधर मानहर गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वह उसी समय जो होता है एक के बाद एक अपने लातों और पैरों से हाथों से प्रहार करना शुरू कर देता है और नशे की वजह से वह उठ नहीं पाता, ना बोल पाता है। और वहीं अपना जो होता गमछा निकाल लेता है। निकालने के बाद उसी समय दुर्गेश के गले में लगाकर जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके बॉडी को उठाकर ले जाता है। कुछ दूर पर एक खेत होता है जो काफ़ी घना खेत होता है, उसी खेत में ले जाकर दुर्गेश की बॉडी को डंप कर देता है, अपने घर चलाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो यह सच्चाई निकल के आती है, इसी बिना पर पुलिस की टीम होती है। इधर सूरज निर्दोष होता है, इसलिए पुलिस सूरज को उसके घर के लिए हमेशा के लिए छोड़ आती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर मानहर को ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती। कोर्ट में मानहर के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।